जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ। चैप्टर हमारा 6 है, जिस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो ये बच्चे, त्रिभुज के बारे में हम यहाँ समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन समरूपता के बारे में पढ़ने से पहले त्रिभुज क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, जो तमाम बातें, कुछ बेसिक बातें हैं जो कक्षा 9th की हैं, 8th की हैं, जो बेसिक है उनको समझ लेते हैं। एज ए टीचर मेरा ये कर्तव्य बनता है कि यदि आप पढ़ करके आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़कर आए हैं तो एज ए टीचर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि पिछली चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको पहले बता करके फिर आगे हम स्टैंडर्ड लेवल पर आपको ले चलें। तो समझिएगा, यदि बच्चे हम बात करें त्रिभुज शब्द का, तो इसके अंदर ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब होता है भुजा। तो तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि हमने कक्षा 9th में एक्सप्लेन किया था, चैप्टर वहां भी है त्रिभुज। तो अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, हम 100 बात की एक बात जानते हैं। अगर शरीर के किसी अंग की वजह से, अगर इस उंगली की वजह से अगर हमारा पूरा शरीर खराब हो रहा है, तो अच्छा है इस उंगली को काट कर निकाल दिया जाए। अब आप समझ चुके, हम जितना बता रहे हैं, हमारी बात सुनो ध्यान से। अब हम क्या कहना चाहते हैं आप समझ चुके होंगे कि यदि शरीर के किसी अंग की वजह से अगर पूरा शरीर खराब हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि उस अंग को काट कर निकाल दिया जाए। अगर एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो रहा है, अच्छा है कि उस मछली को निकाल कर फेंक दिया जाए, क्योंकि और मछलियां तो सुरक्षित रहेंगी। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, याद रखिएगा। ये कोचिंग जो है वो पूरा शरीर की भांति हो जाएगा, और जो इसके अराजक तत्व फैलाने की कोशिश करेगा, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, वो शरीर का कोई अंग हो जाएगा। उसे काटने में हम देर नहीं करेंगे, याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि जितने भी बातें हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकूं, ताकि आप जहाँ खड़े हो, जो पढ़ने वाले बच्चे, ना पढ़ने वाले के लिए तो कोई इलाज नहीं है, ताकि लगना चाहिए कि हाँ आप कहाँ से पढ़कर आए हैं, मैथ टारगेट से। लगना चाहिए कि हाँ मैथ टारगेट में कोई मुकेश यादव थे जो पढ़ाए थे, जो कोई भी पॉइंट थोड़ा सा भी छोटा सा भी पॉइंट छोड़े नहीं है। साथ ही साथ मेरा पर्पज होता है क्वेश्चन को रट्टा मारना नहीं, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, आपके तर्क शक्ति को जागृत करना, सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करना। जब आप तर्क शक्ति करना जान जाएंगे, सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, यदि हम बात करें बच्चे, तो त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब होता है भुजा। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल, ये बच्चे सरल मतलब होता है सीधी। अब सीधी का मतलब आप ये मत समझिएगा कि यही सीधी है, ये भी सीधी है, ठीक। सीधी ये नहीं है, ये तो जैसा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो सरल मतलब का होता है सीधी। तो तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को, तीन सरल रेखाओं से, वो भी क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एज एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम, इस तरीके से नाम हमने दे दिया ABC। यहाँ समझिएगा, ये है त्रिभुज। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा। एक बार आसानी से बोल दे रहे हैं परिभाषा, तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आगे समझते बच्चे, त्रिभुज से संबंधित कुछ और बातें। जैसे समझेगा, त्रिभुज में कुल मिलाकर तीन शीर्ष होता है, 1 2 शीर्ष मतलब अपनी भाषा में समझिएगा किनारा, अंग्रेजी में वर्टिसेस कहा जाता है, ठीक। तो शीर्ष मतलब क्या होता है, किनारा। तो इस त्रिभुज में कितना किनारा है, एक A, एक B, एक C। अगर हम शीर्ष की बात करें तो शीर्ष हमारा हो जाएगा A, B और C। ये हमारे क्या बन गए, शीर्ष। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। ए बच्चे, उसके बाद यदि बात करें तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो त्रिभुज में भुजा कितनी होती है, तो यदि हम भुजा की बात करें तो
भुजाएं हमारी बनेंगी, क्या बनेंगी बच्चे? ए बी, बी सी, सी। ठीक, अब आप इसका मानना चाहे ए बी कहो चाहे बी ए कहो, बात सेम है। बी सी कहो चाहे सी बी कहो, बात सेम है। ये सी ए कहो चाहे ए सी कहो, बात सेम है। तो त्रिभुज में कुल मिलाकर 3 शीर्ष 3 भुजा और 7वें लाख बच्चे समझेगा 1 कोण 2 कोण 3 कोण। त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। चलिए जैसे समझिएगा, अगर हम कोण की बात करें तो हो जाएगा हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। जो हमारे यहाँ के पुराने छात्र हैं वो तो जानते होंगे, जो नए छात्र हैं जो अगर पढ़ करके आए तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ कर वो समझे ध्यान से कि कोण का नाम कैसे लिया जाता है। समझिएगा, जो नए वाले हैं खासकर उनके लिए है, क्योंकि पुराने वाले को तुम्हें पता है। अगर इसका नाम हमको लिखना हो, ये तुमने एंगल ही लिख दिया, लेकिन अगर हमको इसको सिस्टमैटिक ढंग से नाम लिखना हो, इसका नाम हम दे सकते हैं बी ए सी। देखो ध्यान समझो, एंगल बी ए सी, और चाहे तो कहो एंगल सी ए बी, ये दोनों बात समान है। यानी जिस कोण की हम बात करेंगे वो बीच में होना चाहिए, चले हम चाहे जिधर से। चलने के लिए बाउंडेशन नहीं है, बस ये है कि मैं जिस कोण की बात कर रहा हूं वो कोण जो है वो मध्य में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर इसका नाम लेना चाहे बच्चे तो समझो, ए बी सी कहो और चाहे सी बी ए कहो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया एंगल ए सी बी और मैं पूछूं कि इसमें कौन सा कोण है ये, तो ये वाला कोण जो मध्य में होता है वही हमारा क्या होता है, कोण होता है। बात सबको समझ आई? उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, यदि मैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की बात करूं तो 180 अंश होता है। कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से हो गया। अभी तक जो हमने बातें बताई हैं ये कक्षा 7 और 8 वाली बात है, जो आप पिछले क्लासों में पढ़ करके आए हैं। अगर जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो समझ लीजिएगा। अब आगे समझिएगा, हम समझ लेते हैं त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो हाँ, कक्षा 9 तो अच्छे से एक्सप्लेन किया था। त्रिभुज के प्रकार, ये बच्चे बात ना करो। तो त्रिभुज कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो त्रिभुज जो होता है वो 2 बेसिस पर होता है, 2 आधारों पर होता है। एक आधार होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर कोण, और दूसरा हमारा होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज। हाँ, भुजा के आधार पर त्रिभुज। और उसके बाद दूसरा हमारा होता है कोण के आधार पर त्रिभुज। आपको डैश डैश नहीं करना है, आपको सेम ऊपर वाली हिंदी नोट करना है। ठीक, तो अब यहाँ समझेंगे बच्चे ध्यान से। अगर इतना आप नोट कर चुके होंगे, जब वीडियो वगैरह देखेंगे तो इतना आप इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ समझिएगा, पहले तो हमने सीखा कि यहाँ भैया 3 सरल रेखाओं से अगर कोई आकृति बंद है तो हम उसे त्रिभुज कह देंगे। त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ समझिए, हम सीखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज 2 बेसिस पर होता है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। ठीक, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। पंकज, आपके आगे जो बच्चा बैठा उसे बोल दो कि अगर आ गए ना हम उसे, तो उसका किस्मत हमें लगता है बन जाएगी। याद रखिएगा, हाँ, उसी को जो उसको दिमाग नहीं काम करा, पता नहीं क्या खा कर आया है। याद समझेगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम बच्चे समझते हैं भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर यदि बच्चे हम बात करें तो भुजा के आधार पर त्रिभुज हमारा 3 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है? 3। पहला प्रकार जो होता है बच्चे, होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु
समझे ध्यान से बात नहीं। विषम बाहु त्रिभुज जिससे अंग्रेजी में स्क्लैन ट्रायंगल कहा जाता है। आप समझो बच्चे ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो लिखा है विषम। विषम का मतलब होता है असमान। बाहु का मतलब होता है भुजा और त्रिभुज तो ये है, यानी त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी जो बाहु है वो विषम है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी जो भुजा है वो डिफरेंट है, जिसकी तीनों के तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। ऐसे त्रिभुजों को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ऐसा कोई त्रिभुज है इस तरीके से, ऐसे करके ये मान लेते हैं 3 होगा, ये 5 रहा होगा, ये 6 रहा होगा, कुछ हमको पता तो है नहीं, ऐसे मनमानी हमने दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, याद समझेगा, इसमें कोई भी भुजा ऐसा नहीं है जो बराबर हो। ये 3 है, ये 5 है, ये 6 का बराबर होता है का? सारे के सारे जो भुजा हैं वो डिफरेंट है। बात क्लियर हुई? तो ऐसा त्रिभुज परिभाषा अगर लिखना तो लिख लीजिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा डिफरेंट यानी कि अलग अलग हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात क्लियर हुई? ये बच्चे, अब अगर हम दूसरे त्रिभुज की बात करें तो दूसरा हमारा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु अब अगर बच्चे बात ना करो, समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें, ये लगता है आज पूरा मिटा दिया, कागज हो किसी पास दो विज्ञा दिया मार के बराबर चल नहीं रहा है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, तो समद्विबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें, इसके मतलब को अगर हम निकालना चाहें, इसका मतलब जो है वो है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो देखो, और त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो बाहु सम हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, ऐसे त्रिभुजों को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। फॉर एग्जाम्पल एक त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ पर, इस तरीके से हमने एक त्रिभुज ड्रा कर दिया, हालांकि मान के चलिए कि बराबर है, तो एग्जैक्ट तो भाई बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा मान कर चलते हैं कि ये बराबर है। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, हमने नाम दे दिया इसका PQR। मान लेते हैं कि ये साइड और ये साइड इसके क्या है? सिंगल डैश का मतलब हुआ इस पर भी सिंगल डैश, इस पर भी सिंगल डैश, इसका मतलब है कि ये इसके क्या है? बराबर है। अब समझो बच्चे ध्यान से, इसी आगे एक कॉन्सेप्ट बताते चलते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? नाइन्थ वगैरह इसे बताया था कि 9th जो अच्छे से पढ़ लेगा तो 10th को समस्या नहीं होती है। सारी बातें वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट करके है। तो समझिएगा ध्यान से, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। दूसरी कंसेप्ट हमने सीखा कि यदि भुजा बराबर तो कोण बराबर, वो भी कौन कोण? सम्मुख कोण। और यदि कोण बराबर तो सम्मुख भुजा बराबर। उसके बाद समझिए, वो बात की बात हमने बता दिया। अब यहाँ समझो, ये बच्चे हमने बताया कि यदि भुजा बराबर तो इसके सामने ये वाला कोण है और इसके सामने ये वाला कोण है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमको एक बात और समझ में आई कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा तो बराबर होती ही होती है, साथे साथे लाग दो कोण भी क्या होता है? बराबर। अब विषमबाहु में एक कोण बराबर नहीं। बात कुछ भेजे में आ रही है। त्रिभुज के प्रकार में हम त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज सीख रहे हैं। भुजा के आधार पर यदि बात करें तो पहला विषमबाहु है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं, कोई भी कोण बराबर नहीं। समद्विबाहु में दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर। अगला समझ लेते हैं बच्चे हम, तीसरा हमारा जो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, बात ना करो बच्चे। समबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें, ये समबाहु त्रिभुज 3 मत लिख लेना है, ये 3 इसकी भुजा है। समबाहु त्रिभुज, तो देखो सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी बाहु समान हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो हमको तो पता है कि त्रिभुज में कई भुजा होती है? 3 भुजा होती है, तो तीनों बराबर होगी। आकृति अगर ड्रा करना चाहे, ये मान लेते हैं पहले की आकृति है और ये दूसरे की आकृति है, तीसरे की आकृति को हम यहाँ ड्रा कर दे रहे हैं।
और जब आप लिखिएगा बच्चे परिभाषा लिखने के बाद आकृति जरूर बना लिया करिए, ठीक, जिससे आपको सारी बातें जो है वो क्लियर रहेंगी। ये हमने इस तरीके से बना दिया, हो गया मान लेते हैं। इसका हमने माना A B C, समझे ध्यान से बच्चे, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, सब पर सिंगल डैश माना गया है। इसका मतलब है कि ये तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अभी हमने बताया कि भुजा बराबर तो अगर तीनों भुजा बराबर तो तीनों, इसके सामने ये कोण है, इसके सामने ये कोण है, इसके सामने ये कोण है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों के तीनों कहाँ होंगे, बराबर होंगे, है ना। साथे साथे लाग समझिएगा। ए बच्चे हम ये भी पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश को 3 बराबर भागों में बांटो, 60 60 60। तो एक बात ये भी निकल करके आई कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण त्रिभुज का होता है 60 अंश का होता है। बातें क्लियर हो सभी को? एक बार सारी बातों को क्विकली हम रिवाइज कर देते हैं तो समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे बात नहीं, थोड़ा पढ़ते चले और रिवाइज करते चले, मेन चीज रिवाइज है। सबसे पहले हमने सीखा त्रिभुज, 3 भुजाओं से बंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष 3 भुजाएं 3 कोण होती हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है। त्रिभुज 2 आधार पर होता है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर जो पहला है वो है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं, एक भी कोण बराबर नहीं, डिफरेंट होते हैं। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर और 2 कोण बराबर होते हैं। तीसरा हमने सीखा समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर तथा तीनों कोण बराबर होते हैं। साथे साथे लाग अगर बात करें हम तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। इतनी बात क्लियर सभी को? थोड़ा पानी पी ले तो। हाँ चलिए समझिएगा ध्यान से बच्चे। हमने भुजा के आधार पर त्रिभुज के जितने भी प्रकार थे उन सभी को हमने सीख लिया है, और अब हम सीखेंगे कोण के आधार पर। तो इसको हम बच्चे इरेज कर दे रहे हैं। तो मिट ही नहीं रहा, इससे अच्छा तुम्हारा दस्त यही था। हाँ वो मीठा है ना यार। चलिए शांति बनाए बच्चे। अब हम सीखते हैं भुजा के आधार पर। तो पहला तो हमारा था पर भुजा के आधार पर, अब हम सीखेंगे कोण के आधार पर। नीचे लिख दे रहे ताकि दिखता रहे। दूसरा है बच्चे हमारा कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो यदि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो पहला होता है न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज। ए बच्चे अब अगर आप कोण के बारे में नहीं पढ़े हैं, ठीक, अब अगर आप कोण के बारे में नहीं पढ़े हैं, कोण के बारे में नहीं जानते, न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, ऋज कोण, बृहद कोण, सारे कोण कितने होते हैं, या 2 रेखाओं के एक तिर्यक रेखा काटती कितने प्रकार कोण बनते हैं, तो कक्षा 9 का चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन 6.1 का हमने इंट्रोडक्शन बहुत डीप में कवर किया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। कोण के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक। अब कोण के बारे में यहाँ नहीं बताएंगे, कोण के बारे में बताएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोण के बारे में चैप्टर जो कि चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 का, और हमने वीडियो अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं, अच्छे से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। याद समझो बच्चे, न्यून कोणीय त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होना चाहिए। ऐसे त्रिभुजों को हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं? न्यून कोणीय त्रिभुज। समझिएगा ध्यान से बच्चे। जैसे इसको मान लेते हैं, हमने मान लिया 60, इसको मान लिया हमने 70, है नहीं, मान लिया हमने सपोज किया है 7 6 13, इसको मान लिया हमने 50। 50 से ज्यादा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? क्यों? हाँ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये कौन सा कोण हो गया? जिसका प्रत्येक कोण
90 अंश से कम हो, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। बात है क्लियर सभी को? दूसरे की यदि हम बात करें बच्चे, तो दूसरा हमारा होता है समकोणीय त्रिभुज। बात ना करो। समकोणीय त्रिभुज की यदि बच्चे हम बात करें तो ऐसा त्रिभुज, देखो बात ना करो, यहाँ दूसरे क्या हम यहाँ ड्रा कर दे रहे हैं। तो देखो समकोणीय त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसे त्रिभुज को हम समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से सुनो क्या कर रहा हूं मैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, प्रत्येक मत कहना, एक कोण, 3 कोण होता है लेकिन उनमें से केवल एक कोण 90 अंश का होगा। अच्छा बताओ, क्या एक त्रिभुज में 2 कोण 90 अंश हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। अगर हम मान लेते हैं 2 को ही 90 दे दिए तो तीसरा क्या पाएगा? अरे 0 पाएगा तो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। बात सुना है कि नहीं? तो यहाँ समझेगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसे त्रिभुज को हम समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। बात क्लियर है सभी को? अब अगर आगे हम बात करें बच्चे, तीसरा हमारा होता है अधिकोणीय त्रिभुज। बात ना करो आए बच्चे, अधिकोणीय त्रिभुज। अच्छा इनका अगर हम बात करें, कोई बात है? अरे इन सभी को यदि आप अंग्रेजी में बच्चे बताना चाहते हैं, इसे मैं कहता हूं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसे राइट एंगल ट्रायंगल, इसे एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये बच्चे समझ लेते हैं हम अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण हमारा ऐसा त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, उसे हम अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये रहा होगा 120 अंश वगैरह, इस तरीके से है। ठीक, तो ये हो गए त्रिभुज के प्रकार। अगर आप परिभाषा वगैरह लिखना चाहते हैं तो परिभाषा अच्छे से लिख लीजिएगा, ग्राफ बना लीजिएगा। जितने अच्छे से लिखे पड़े रहेंगे उतने अच्छे से तैयार होगा। ये तो सारी बातें जो है ये बेसिक है, कक्षा 7, 8 और 9 की थी, हमने जो समझा दिया। अब यहाँ समझिएगा हमारा जो चैप्टर कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे समरूप के बारे में। तो ये बच्चे यदि हम बात करें तो कक्षा 9, अगर हम बात करें तो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था सर्वांग सम। तो समझो ध्यान से कि सर्वांग सम और समरूप में अंतर क्या है, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमने कक्षा 9 में पढ़ा था सर्वांग सम। तो सर्वांग सम के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। किसी बच्चे के पास खुला पैसा है का, सिक्का है का? सेम सिक्का दीजिएगा जिसके पास होगा। ये बच्चे बात ना करें, एक सिक्का हो, 2 सिक्का दो, 2 का कोई, 2 का है, चल हाँ रहने दीजिए। हमारे पास 2 सिक्के आ गए हैं। हम इससे बच्चे समझिएगा ध्यान से, सर्वांगसम और समरूप के बारे में अंतर समझते हैं। बात ना करो करें। सर्वांगसम का पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि तो हल्का फुल्का कहीं कहीं यूज सर्वांगसम का भी हो जाएगा, तो जानते रहेंगे। सर्वांगसम के अगर इस शब्द का मैं अगर विच्छेद करूं तो हो जाएगा सर्व अंग सम। साधो अगर हम एक्सप्लेन करें इसको, इस शब्द को विच्छेद करें तो हो जाएगा सर्व अंग सम। इसका अगर मतलब निकाले तो सर्व मतलब होता है सभी, अंग मतलब होता है भाग, सम मतलब होता है बराबर। अगर ये बच्चे बात ना करें, अगर कोई 2 आकृतियां और उनके सभी भाग यदि बराबर हैं तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम कहते हैं। ये तो इसके शब्द से मतलब निकल कर रहा है। लेकिन अगर हम सर्वांग सम की परिभाषा की बात करें बच्चे, तो ये समझिएगा हमारे पास 2 रुपए के 2 सिक्के हैं। समझो ध्यान से, ए बच्चे बात ना करो, निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए।
ये हमारे पास 2 रुपए का 2 सिक्का है। यदि मैं इस नीचे वाले सिक्के पर ऊपर वाले सिक्के को यदि मैं रख देता हूँ तो ये ऊपर वाला सिक्का नीचे वाले सिक्के को पूर्णतया ढक लेता है। ठीक, अगर वीडियो में देखना चाहे तो वीडियो में देख सकते हैं, जाकर घर पर देख लीजिएगा। ये देखिए हमने चिपका दिया है दोनों को। पीछे वाला सिक्का जो है वो बराबर नहीं दिख रहा है, पीछे वाला सिक्का दिख नहीं रहा है, पूर्णतया ढक ले। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, जब आए बातें, जब किसी आकृति को उसके ऊपर कोई दूसरी आकृति रखी जाए वो उसको पूर्णतया ढक ले, तो ऐसी आकृतियां जो होती हैं वो सर्वांगसम होती हैं। ठीक, तो आप समझिएगा ध्यान से बच्चे। हमें कोई 2 कॉपी दे दीजिए, एक छोट एक बड़ी, एक छोट एक बड़ी, एक छोट कॉपी दो, छोट कॉपी, एक छोट कॉपी दे, अरे छोटी, हाँ ये समझिएगा। ए बच्चे समझिएगा, अभी आप ये देखिए हमारे हाथ में 2 कॉपी है। आए बच्चे समझो, ठीक ठीक समझो ध्यान से। अभी हमने परिभाषा बताया कि जब 2 आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले तो वो सर्वांगसम होती है। ये तो भी इसको पूर्णतया ढक ले रही है, क्या ये सर्वांगसम है? बराबर नहीं, सर्वांगसम है, सर्वांगसम। अब आप कहेंगे सर आप तो बताए थे कि ढक ले तो सर्वांगसम, ढक तो ले रहा है, तो सर्वांगसम है कि नहीं? पूर्णतया ढक ले रहा है। अरे ये देखो इसको पूरा ढक लिया नहीं ढक लिया, लेकिन समझिएगा आप फिर से ये बात आएंगे, सर्व अंग सम, ढकना तो चाहिए लेकिन सभी भाग इन दोनों के आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बात सुन रही? ठीक, तो अब आप समझ चुके होंगे कि सर्वांगसम क्या है। ये बच्चे समझिए ध्यान से। अब हम समरूप के बारे में समझते हैं। तो समरूप की यदि हम बात करें, समरूप, सम मतलब बराबर, रूप मतलब दिखना। ऐसी आकृतियां जो हमको देखने में वैसे ही फील हो, उनके आमाप बराबर हो चाहे न बराबर हो, कोई मतलब है नहीं, भाग भाग, और उनके भाग बराबर हो या न बराबर हो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ देखने में वैसे ही दिखे। फॉर एग्जाम्पल ए बच्चे, हे वृत्त बा, हे यो वृत्त बा, समरूप बा लेकिन सर्वांगसम ना। जैसे ही वृत्त बा ऐसे ही तो दिखाता कि दूसरे मॉडल दिखाता, वैसे नहीं दिखाता। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, समरूप में बड़ा छोटा से मतलब नहीं होता, देखने में एक जैसा दिखना चाहिए, रूप समान होना चाहिए। ठीक, जैसे जुड़वा भाई समरूप होते हैं, 2 कॉपी होते हैं। ठीक, समरूप, यहाँ देखो समरूप का मतलब ये हुआ कि यार समझिए, इसमें ए बच्चे, इसमें एक जैसी आकृतियां हमको दिखेंगी, जबकि अगर हम बात करें सर्वांगसम में उसके सभी भाग बराबर। अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकल करके आता है कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो समरूप होती हैं। जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो सभी के सभी क्या होती हैं? समरूप होती हैं, किंतु सभी समरूप आकृतियां जो होती हैं वो सर्वांगसम नहीं होती। जाओ क्लास और होने जब मिलते हैं, क्लास और होने देता हूँ। क्या समझेगा, अगर हम बात करें तो जितने भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो सभी की सभी क्या होती है? समरूप होती हैं, किंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती, लेकिन हमने कहा कि सभी के लिए कहेंगे तो सभी नहीं है। बात समझ आई? तो अभी हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन सीखा है, कल की क्लास में इसका इंट्रोडक्शन हम फिर से कवर करेंगे और बहुत डीप में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिए तो आगे आने वाली एक्सरसाइज जो होगी ये चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर सकते। ठीक, समरूप वगैरह खासकर जो बच्चे कक्षा 9th में सर्वांगसम पढ़ करके आए हैं उनको समरूप में 1 पैसे की दिक्कत नहीं होगी।
अब वो लोग ना घबराए जो सर्वांग से बढ़ करके नहीं आएंगे। हैं आप मुकेश यादव की क्लास में और पढ़ा रहे हैं मुकेश यादव, तो दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 समझा, और कल की क्लास में हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।